पब्लिक है, सब जानती है। मैं आप सभी का स्वागत है। दिन की सबसे बड़ी खबर पर हम सबसे बड़ी बहस करते हैं। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर बहस करने वाले हैं। वो ये कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ी है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 की गिनती शुरू हो गई है? और क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने जामकरन मस्जिद पर फिर से लाल झंडा फहरा दिया और सऊदी के खिलाफ संकेत दे दिया जंग का। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सऊदी अरब और इराक पर कल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका ने इसको लेकर के चेतावनी दी कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो उसे कड़े नतीजे भुगतने पड़ेंगे और अमेरिका इस बार युद्ध में कूदेगा, सऊदी का साथ देगा। वहीं उत्तर कोरिया अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मना करने के बावजूद अपने मिसाइल परीक्षण रोकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दक्षिण कोरिया के समंदर में वो मिसाइल दाग रहा है। वहीं जापान भी अब इस भी चपेट में आ रहा है। वहीं जापान, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया एक और फ्रंट का नया युद्ध शुरू होने वाला है। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा युद्ध भयानक मोड़ ले चुका है। युद्ध के ऊपर परमाणु तलवार लटकी हुई है। लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कभी भी पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भी जंग की आग सुलग रही है। इस हालात के बीच दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जंग की जद में है। तो आज की बड़ी बहस दुनिया पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे पर। तो आज की बहस आज के इन सबसे बड़े सवालों के साथ वर्ल्ड वॉर 3 की उल्टी गिनती क्या शुरू हो चुकी है? दुनिया पर आने वाला है क्या सबसे बड़ा खतरा? वहीं क्या परमाणु युद्ध से तबाह हो जाएगी दुनिया? और चौथा, रूस अमेरिका में अड़ी दुनिया की किसको पड़ी? हमारे साथ जो खास एमिनेंट डेकोरेटेड पैनल मौजूद हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल के सिन्हा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल GD बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ है, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दीपक वोहरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक और बेहतरीन ओरेटर, बेहतरीन तरीके से इंटरनेशनल स्टडीज को समझते हैं। JK त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले GD बख्शी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। अगर मैं ये कहूं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है, जिन जिन स्टेशंस का मैंने नाम लिया, जिन जिन कंट्रीज का मैंने नाम लिया, उसके बाद या फिर ये अतिशयोक्ति होगी, ये जल्दी होगी कहना, या फिर ये कहा जाए कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है? देखिए साहब, वर्ल्ड वॉर 3 के आसार कभी इतने गहरे नहीं थे जितने कि आज हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में बड़ी भारी एस्केलेशन आई है और अभी और आने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, रूस ने ताबड़तोड़ क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे करके 40% इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया। ठीक है, उसी के साथ जो है उसके 3 लाख रिजर्विस्ट मोबिलाइज हो चुके हैं। बारिशें जल्दी खत्म होने वाली है यूक्रेन में, जो कि ऑटम में होती हैं। इसके बाद हमें अंदेशा है कि रूस अपना भारी पलटवार करेगा। वहाँ एस्केलेशन हो रही है और बढ़ेगी। चीन और ताइवान के बीच जब से आप नैन्सी पेलोसी मैडम वहाँ गई हैं, गर्मा गर्मी दर्जे हरारत बढ़ रही है। और पहले सोचा जा रहा था कि चीन 2025 तक तैयार होगा हमले के लिए। अब अमेरिकी कह रहे हैं कि चीन ने जो शी जिनपिंग साहब की तीसरी टर्म के बाद टाइमलाइन एडवांस कर दी है। जहां तक नॉर्थ कोरिया, दक्षिण कोरिया का सवाल है, वो ताबड़तोड़ मिसाइल फायर कर रहा है बिल्कुल साउथ कोरिया के टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर। ठीक है साहब, और अभी जो हाल में एस्केलेशन हो रही है और जिसके होने का अंदेशा है वो है कि जब से ईरान ने खबर आई है कि सप्लाई किए हैं, रशिया तो डिनाई कर रहा है, बट सप्लाई किए हैं शहीद ड्रोन्स रूस को यूक्रेन पे हमले के लिए, अमेरिका उससे युद्ध पे उतारू हो गया है और कोई बहाना ढूंढ रहा है कि किस बहाने युद्ध छेड़ा जाए। तो इसके चलते वो अभी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई हैं अमेरिकन
कि ईरान का अंदेशा है कि वो मिसाइल से सऊदी अरेबिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्राइक करेगा, जैसे वो पहले कर चुका है 2018 में। तो इससे उन्होंने कहा है कि वो पलटवार करेंगे। वो इजराइल, नेतन्याहू साहब आने वाले हैं शायद वापस इजराइल में, वो आए या दूसरी सरकार आए, वो जरूर मौके का फायदा उठाकर ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो नेसेंट हैं उनको तबाह करना चाहेंगे। तो वहां भी युद्ध का अंदेशा काफी भारी है। ऑल टोल्ड ये बिल्कुल आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। एक अजीब रेकलेसनेस हम देख रहे हैं कि बाइडेन साहब ने कहा यूक्रेन को कि आप हमले ताबड़तोड़ करिए केरसोन में, क्योंकि हमारी मिड टर्म इलेक्शन आ रही है और अगर आप कुछ जीत हासिल कर पाए तो हमें इलेक्शन में फायदा होगा। मतलब इलेक्शन में फायदे के लिए जहां रूस ने साफ वार्निंग दे दी है कि ये हमारे देश रूस का हिस्सा है, रशियन फेडरेशन का हिस्सा है, खेरसोन, डोनबास और जापोरिजिया, तब भी वो युद्ध पर आमादा है। मतलब उनको कोई परवाह नहीं कि अगर ये एस्केलेट हो जाए, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो जाएं, वर्टिकल नहीं, इसमें तो लेकिन फायदा तो सबसे ज्यादा अब तक कहीं ना कहीं दिखा। तो साहब आसार बिल्कुल ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है सर। इसमें भी तो अभी तक जो फायदा हुआ है मेजर जनरल ध्रुव कटोच, वो अमेरिका का ही हुआ है ना। उसने वहां पर भी उकसाता ही रहा और ये कहता रहा कि मैं उतर रहा हूं युद्ध, लेकिन दे दिए हथियार। आखिरकार अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को जो है इतना बड़ा कर दिया, इतना बेच दिया अपनी जो इंडस्ट्री है। दूसरी तरफ यहां पर भी वो एक विंडो खोज रहा है। तो वर्ल्ड वॉर 3 में भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और वो भी अमेरिका की तरफ से, मतलब उसको ये नहीं मालूम क्या वो भी चपेट में आएगा। सचिन जी शुक्रिया। देखिए, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो पूरा विश्व चपेट में आ जाएगा, और अगर ये न्यूक्लियर हथियारों की तरफ चला गया तो पूरा विश्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ये तो सभी को दिखता है। तो जो मेरा अपना जो सोच विचार है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इस समय पर मुझे वो जो साइंस हैं वो इस समय पर मुझे नहीं लग रहे हैं। मुझे ज़्यादा खतरा लग रहा है कि अगर वेस्ट एशिया में ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में झड़प हो जाए, तब उसका जो असर होगा एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, उसके साथ पूरी दुनिया चपेट में आ जाएगी। और इस समय पर अगर एनर्जी सिक्योरिटी की अगर आप बात करें तो सिर्फ 2 देश हैं जो एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट है, एक है रूस और दूसरा है अमेरिका। लेकिन जैसे बाकी देश है, जैसे कि भारत है, चीन है, जापान है, हम सब एनर्जी डिपेंडेंट है, और हम किसी भी हालत पे वेस्ट एशिया पे युद्ध ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में नहीं देख सकते हैं। रही बात ताइवान की, मेरे अपने विचार से चीन इस समय पर वो बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि ताइवान के ऊपर हमला करे, क्योंकि वो हमला हार जाएगा। बात सिर्फ इतनी है, वो जीत नहीं सकेगा। लेकिन अभी चीन की तरफ से कोशिश होगी, और ये मुझे लगता है अभी अगले वाले दिनों में आपको देखने में मिलेगा कि जो ताइवान की सरकार है उसको पलट करने की कोशिश करेगा, और वहां पर ऐसी सरकार लाने की कोशिश करेगा जो चीन को समर्थन देगी। तो वो मुझे वहां पर भी मुझे ज़्यादा खतरा नहीं लगता है। और जहां आखिरी बात रही है यूक्रेन और रूस की जी, ये जो लड़ाई चल रही है, ये मेरे ख्याल से ये टैक्टिकल लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि वेस्टर्न देश जो है वो यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं। अगर वो सपोर्ट उनसे बंद हो जाए तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन के पास वो शक्ति नहीं है कि वो जो सिचुएशन है उसको ऑल्टर कर रहे, और रूस इसके ज़्यादा लेने की मुझे नहीं लगता है उसका कोई इंटरेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमला होगा तो रूस ओडिशा को ले लेगा, तो वहाँ पर भी ये लोकलाइज ही अफेयर होगा। खतरा अगर मुझे दिखता है तो वेस्ट एशिया में दिखता है, और अगर वो शुरू हो जाए तब तो जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में ऑल बेट्स आर ऑफ, और उसके बाद मैं समझता हूँ पूरी दुनिया तभी मैंने वेस्ट एशिया से ही शुरू किया बाकी कैसे ना, क्योंकि वेस्ट एशिया में अगर इंपैक्ट होता है उसका इंपैक्ट फिर भारत पर भी आता है। उसमें भी मैं उस रोल पर आऊंगा कि भारत ने यहाँ पर तो अपना रोल दिखाया, किस तरीके से इस पूरे वॉर टाइम सिचुएशन में अपने तरीके से वो खड़ा रहा, वो किसी तरफ से झुका नहीं, किसी दबाव में नहीं आया। लेकिन अगर वेस्ट एशिया में इस वक्त स्थिति ऐसी होती है वॉलेटाइल, तो आंच भारत तक तो आएगी। के सिन्हा सर। जय हिंद सचिन।
ये आप सवाल आपने जो कहा है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आप डिबेट लेकर आए हैं कि क्या यह एस्केलेशन है टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर। मेरा तो ये मानना है कि देखिए 21वीं सदी की आप इसको कह लें, कोल्ड वॉर कह लें, वर्ल्ड वॉर कह लें, ये तो शुरू हो चुकी है। ये आप और इसके तथ्य आप सब लोग रख रहे हैं। उसको डिनाई करना कि टिपिकल जो आपके 20th सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खेमे बढ़ गए, ये वॉर जो है अनलिस्ट हो चुका है 2020 से। और ये मेरा ही नहीं मानना है, बहुत सारे थिंक टैंक इसको मानते हैं। जो सबसे पहले जिन्होंने ये कहा था कि 2008 में, जिसको डॉक्टर डूम कहते हैं अमेरिका में, आज उनका आर्टिकल मैं उनको फॉलो करता हूँ बहुत, फर्गूसन्स यदि आप पढ़ते हों, वो हिस्टोरियन, तो ये चीज़ें नहीं कि वो बोल रहे हैं। यदि आप देखिए, ये शुरू हुआ था जब हम इसको देखते हैं, ये आपका बायोलॉजिकल वॉरफेयर से वहाँ से शुरू हुआ है, जिसमें पैंडेमिक उसका हिस्सा है जी। और उसके बाद किस तरह से अनरोल, उसी बार अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, इसमें सब शामिल हैं, उसमें ईरान भी शामिल था। आज आप जो वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, वो एपी सेंटर के अंदर में जो आप एक अरब और पर्शियन उसकी वर्ल्ड की बात करते हैं, उसके अंदर में जो ईरान का एक और देखिए उसका लगाव टुवर्ड्स रशिया की तरफ जो है, और साथ के साथ जो पोलराइजेशंस हो रहे हैं, वो चाहे ट्रांस अटलांटिक रीजन में हो, चाहे वो वेस्ट एशिया में हो, चाहे इंडो पैसिफिक में हो। आज ही आपने देखा कि नॉर्थ कोरिया किस तरह से साउथ कोरिया के वाटर में उसके उस इकोनॉमिक जोन के अंदर में जो 60 किलोमीटर सियोल से दूर पड़ती है, उसके अलावा वो किस तरह जापान के ओवर उन्होंने मिसाइल्स की फायरिंग की टुवर्ड्स गोवान, हवाई, किस तरह से ये तो ये यदि ये वॉर नहीं है तो कौन सा वॉर होता है। आप 30 देश से ज्यादा लगे हैं पूरे ट्रांस अटलांटिक रीजन में, हथियारें जा रही हैं, हथियारों का खेपा बढ़ गया। सब कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए। नाटो आज कहता है कि नाटो का अपना न्यूक्लियर वेपन सिस्टम होगा। पाकिस्तान के साइंटिस्ट दौड़े हुए हैं और गए हैं यूक्रेन में टू गिव द न्यूक्लियर नो हाउ। इनसे हम यदि आंख बंद कर लें तो ये हमारी भूल होगी, हमारी रीडिंग, स्ट्रेटेजिक रीडिंग में गलतियां होंगी। ठीक है, गुड कैप्टन और देवनाथ। इसको हम कितना भी कारपेट के नीचे डालें चाहे वो डटी बॉम्ब्स का बात हो रहा हो, चाहे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही हो। आज साउथ कोरिया कहता है अमेरिका को आप डिप्लॉय कीजिए, स्पेन कहता है कि जो आपने हमारे पास न्यूक्लियर रखा है उसके नो हाउ को हमें दीजिए, फिनलैंड कहता है, स्वीडन कहता है, नॉर्वे कह रहा है। और दूसरी तरफ एक और चीज ना सर, मेरा पॉइंट डिप्लॉयड हो चुके हैं। और एक और पॉइंट देखिए, रियलिटी के विद इन रियलिटी है बिल्कुल। और मेरा एक और पॉइंट सर जो मैं कह रहा था, मेरा एक और पॉइंट सर, यूके देवनाथ सर, मैं आपसे इस पर चाहूंगा एलाबरेट करें, फिर मैं वोरा साहब के पास आऊंगा कि हम जिस पड़ोसी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं सर, उसका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है ना। वो तो यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो वो रशिया चला गया सबसे पहले कि हम आपके साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया कह रही थी बताओ यार क्या मजाक मुल्क है, जब इमरान खान जो है वहां पर पहुंच गया था हम साथ देंगे। तो यहाँ तो कोई भी को थोड़े से पैसे देगा, खुद न खास्ता अगर ईरान और सऊदी का हो जाता है, वो तो जो भी जिसके साथ थोड़ा पैसा देगा वो तो उसके साथ खड़ा हो जाएगा। उसके भी न्यूक्लियर वेपन है, वो तो अपना न्यूक्लियर वेपन या कुछ भी जो भी कहता है उसकी मिसाइल पड़ी है वो भी दे सकता है। तो ऐसे में जैसे किसी नसाब कह रहे थे, अंडर द कारपेट हम इन चीजों को नहीं डाल सकते, क्या कहेंगे आप? जी हाँ सचिन, भारत की सिचुएशन अभी बहुत ही डेलिकेट और महत्वपूर्ण हो गई है। दुनिया दो धड़ों में बटी हुई नज़र आ रही है। एक पश्चिमी देश, नेटो देश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब जा रहे हैं अमेरिका की तरफ झुके हुए हैं, और रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया अपने छोटे छोटे दूसरे देशों के साथ दूसरी तरफ झुके हुए हैं। भारत जो है इसमें एक बैलेंसिंग का एक्ट कर रहा है। जहाँ तक हमारे पश्चिम में पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो अभी भी शायद पनप रही है, तड़प रही है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, इस युद्ध में वो किसके साथ जाएगा, अगर ईरान और सऊदी की बात कर रहा हूँ, ये कहना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान के संबंध, सुन्नी संबंध जो है वो सऊदी के साथ हमेशा से ही थोड़े ज़्यादा घनिष्ठ रहे हैं। पाकिस्तान जो है ईरान के साथ छोटी छोटी चीज़ों पर नाराज़ है। ईरान भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सहयोगी नहीं समझता है। मेरा ये मानना है कि इस मुहूर्त पर
दुनिया के 4-5 जो मैच्योर देश हैं जो कि बैलेंसिंग कर सकते हैं, मॉडरेशन कर सकते हैं। मैं भारत का नाम ले सकता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एससीओ कॉन्फ्रेंस में बार बार चीन से बिल्कुल। और रूस से यही कहा कि यूक्रेन का जो समाधान है वो बातचीत से निकालिए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट से भी बात की, तुर्की के अर्दोगान साहब से भी बात की। तुर्की भी इस वक्त काफ़ी सहजता के साथ एक मध्यस्थता की भूमि निभाने में आगे बढ़ रहा है। तो शायद मेरे ख्याल से अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर थोड़ा दूर है, क्योंकि दुनिया भर के राजनेता और डेफिनेटली मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये जानते हैं कि कोई भी देश जो गलती से परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल करेगा वह उसके हारने की और उसके नष्ट होने की पहली कदम होगी। नहीं सर, जब सनक ही आ जाए, जब आंखें बंद हो जाए, जैसे पुतिन की हो गई, या फिर ठान ही लिया, तो सनक के कारण ही उसने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया ना, कि मैं तो 24 घंटे 26 घंटे मैं ऐसे युद्ध कर दूंगा कि मेरा तो कीव पर कब्जा हो जाएगा। भले उसको कीव पर नहीं आना था, लेकिन खेरसन और जो बाकी है इलाके जो है वो मैं ले लूंगा। लेकिन क्या, कितना वक्त हो गया, पिछली फरवरी में शुरू हुई, अब तक जो है साल भर हो जाएगा और वैसी की वैसी किस्ती चली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अब इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं मैं कहीं देखता हूं, अगर वोरा साहब खिंचती चली जा रही है, का मतलब कौन खींचता चला जा रहा है। जिस वॉर प्रोपेगेंडा की हम बात करते थे और वॉर मशीनरी की बात करते थे, वो है अमेरिका। उसे कोल्ड वॉर इतना पसंद क्यों है, और दुनिया अब भी क्यों नहीं समझती है कि वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध चाहता है और वो कोल्ड वॉर थोपना चाहता है इस दुनिया पर। आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया है मुझे आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। जनरल साहिबान यहाँ बैठे हैं, हमारे ग्रुपी साहब हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा, और मेरे सहयोगी एम्बेसडर जे के त्यागी। अभी 1 घंटा पहले मैं दिल्ली में लौटा हूँ, कहीं गया हुआ था एक सेमिनार पे इसी विषय पर, और मेरी पत्नी ने जो कहा था लाने के लिए वो मैं भूल गया। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी कुछ देर में मेरे घर में शुरू होने वाली है। आपको ये बताता हूँ कि जो हमने गिना है लगभग 11 हॉटस्पॉट्स हैं आज दुनिया में, जो मैंने जो स्टडी किया है। सब एक दूसरे को वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन, कोरिया, ताइवान सबसे ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। यमन में तो कब से जंग चल रहा है, लेबनान, लीबिया, सीरिया, अब हम इनको भूल रहे हैं। ये एक टूर्नामेंट ऑफ शैडोज है, जैसे कि रशियंस ग्रेट गेम को कहते थे 19th सेंचुरी में। ये न्यूक्लियर वॉर की बात करना इतनी आसानी से, नो नो नो। सब बात करिए उन जापानीज से, अभी तक कुछ जिंदा हैं जिन्होंने वो सफर किया था नागासाकी एंड हिरोशिमा। इट इज अनथिंकेबल। देखिए वो फुकुशिमा में क्या हुआ था, देखिए चेरनोबिल में क्या हुआ था, अभी तक उन पे असर पड़ रहा है। हो क्या रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा है कि फायदा इसमें सबसे ज्यादा एक देश को हो रहा है जो सबको भड़का रहा है। आपने नाम सुना होगा, वो एक बुजुर्ग वाले बुढ़न नहीं है, बाइडन उनका नाम है। तो वो सऊदी अरेबिया को बहुत गाली देते थे, मोहम्मद बिन सलमान चोर है, डाकू है, बदमाश है, पराया है, ये वो। और फिर वहां पे जुलाई में पहुंच गए कि मेरे भाई थोड़ी सी अपनी ऑयल आउटपुट बढ़ा दो क्योंकि मेरे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। फिर उसने ईरान की डील, जो वो मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब बाहर निकल गए थे, उसको रिवाइव करने की कोशिश, बहुत कुछ वो नीचे उतरा। और मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का के गवर्नर को भेजा था एयरपोर्ट पे ये बुड्ढन साहब को रिसीव करने के लिए, खुद नहीं गया, दबा के तमाचा मारा उसके मुंह पर। और फिर चुपचाप से वो ईरान के साथ अपने संबंध बना रहा है कि भाई अब ये जो मैं फंसा हुआ हूँ यमन में, ये हूथी फूथी जो लोग हैं, अब कुछ इसका रास्ता हमें निकालना है। सबसे बड़ी चीज सर जो मैं इस समय देख रहा हूँ, ये जो अभी रिलीज हुआ है ना, ये बहुत सीक्रेट रिपोर्ट, ये सऊदी अरेबिया को डराने के लिए कि टाइगर तुम मुझसे दूर जा रहा है, लेकिन याद रख कि जब ईरान ने घुमा कर तेरे मुंह पर तमाचा मारा तो मैं ही तेरी रक्षा के लिए आऊंगा। और सऊदी कहता है टाइगर मैंने तो देख लिया अफगानिस्तान में तुम दबा के तुम लोग भागे थे, मैं आप पे भरोसा नहीं करता, इसलिए रूस और ईरान दोनों के साथ मैं संबंध अपने बना रहा हूं। आप लोगों ने, जनरल साहिबा ने मिलिट्री पर्सपेक्टिव दिया है, मैं आपको डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। वो ये है, देयर विल नॉट बी अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। जंग होगा भी तो लिमिटेड होगा, इकोनॉमिक वॉरफेयर होगी सर, वो चालू हो चुकी है, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड या हवा से, हवाई जहाज से हमले नहीं होने वाले हैं। कोरिया में क्या उसका अंकल एक हमारा बैठा हुआ है, बड़ा बिगड़ा हुआ है, कभी इधर मिसाइल फेंकता है, कभी उधर फेंकता है। चाइना में डिंग डोंग पिंग पोंग जो भी उसका नाम है, वो ताइवान के एरिया में फेंक देता है। पर किसी में अभी हिम्मत नहीं है कि ये जो वॉरफेयर है, वर्बल वॉर, इसको काइनेटिक वॉर में बदल दिया जाए। किसी में इतनी ताकत नहीं है, बाइडेन साहब में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, जे के त्रिपाठी, आप इसमें अब इंडिया के रोल को, जो कि हमने देखा
कि पहले लोग दुनिया ने ये सोचा कि शायद यूक्रेन के साथ रशिया के साथ है क्योंकि उनको तेल की आपूर्ति चाहिए, वेस्ट को बताया आपके दबाव में नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद यूक्रेन को भी आपूर्ति भेजी तमाम रसद सामग्री की और दिखाया और बताया और यूएन तक में कहा कि युद्ध सोल्यूशन नहीं है, तुरंत बंद होना चाहिए। तो ऐसे में इंडिया की पॉलिसी या फिर इंडिया का रोल इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं अमन कि मैं एम्बेसडर बोरा की बात से पूरी तरह सहमत हूं। युद्ध ऐसे विश्व युद्ध में नहीं बदल जाते। विश्व युद्ध के बाद, पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद तमाम ऐसी स्थितियां आई जहां विश्व युद्ध होने का खतरा था, लेकिन वो खतरा किसी वक्त पे टाल दिया गया। सारे ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये ठीक है, ये दूसरे को धमकाएंगे, बोलते रहेंगे। आपने अभी भी सुना कि 2 महीने से अमेरिका इस चीज़ का हुआ खड़ा कर रहा है कि रूस जो है न्यूक्लियर बम यूक्रेन के ऊपर गिराएगा, पूरा बम गिराएगा या टैक्टिकल बम गिराएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इतनी जल्दी न्यूक्लियर हमले या न्यूक्लियर नहीं होते, या इतनी जल्दी कोई भी वर्ल्ड वार नहीं शुरू होता। ये पोस्चरिंग चलती रहेगी और काफ़ी टाइम तक चलेगी। जो ये कहा जा रहा है कि 10 महीने हो गए, तो अरे आप देखिए, लीबिया के साथ अमेरिका का वार तो एक साल तक चला था। कुवैत के साथ, इराक के साथ तो अमेरिका का वार 8 महीने तक चला था। तो जबकि वो सब इतने छोटे छोटे देश थे। अब रही बात, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि भारत के पोस्चर की, तो भारत का अभी ये बहुत सही पोस्चर है। हम इसी बात पर अड़े हैं और अड़े रहना चाहिए